if I'm taking a sharp turn, something like this sticks to its lines, which is nice. You hardly see so many cars do that, especially in the mid-size or front-wheel drive SUV space. आप Nexon में बैठिए और एक बार इसमें बैठिए, seats exactly same है. कभी-कभी ये jerky feel होगा. It doesn't feel as smooth as even some of the torque converters, to be honest. जो ये प्लास्टिक यूज किया गया, actually it's not of a nice quality. Slow speeds पे, lower RPMs पे चला रहे हो तो ये उतना स्ट्रगल नहीं करती है. इट फील्स बेटर. जो सबसे रिलायबल इंजन टाटा के लाइनअप में पूरा है, वो यही इंजन है. ये नेक्सॉन X1 जो है उसका रिवाइज्ड वर्जन आप बोल सकते हो. फ्रेंच लोगों को अगर कोई कंपटीशन दे सकता है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इफ यू आर गोइंग ऑन सम रियली बैड पैचेस. टाटा की नई नवेली कर्व इलेक्ट्रिक मैं चला चुका हूं. उसकी क्या खास बात लगी, क्या नहीं लगी, वो चीजों के बारे में बात कर चुके हैं. पर आज बारी है टाटा आइस की, टाटा के नए नवेले टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की. पहली बार डीजल इंजन के साथ में ये हुआ है कि उसके साथ में डुअल क्लच ऑटोमेटिक दिया गया है. पहले इन्होंने अपने पेट्रोल जो पुराना वाला टर्बोचार्ज इंजन था उसके साथ में DCA ट्राई किया था, एंड आई नेवर लाइक्ड इट. क्या इस बार वो चीज चेंज हो गई है? क्या DCA जो है वो DCT के पास में आ गया है? क्योंकि एक्चुअली जो DCA है वो DCT का लो कॉस्ट वर्जन आप बोल सकते हो. ट्रेडिशनल DCT से अलग काम करता है. कैसे काम करता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर आज हम बात करेंगे टाटा कर्व टर्बोचार्ज पेट्रोल और टाटा कर्व डीजल की. नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज हमारी सवारी टाटा की नई नवेली कर्व होगी. डिजाइन जो है इसकी वो कर्व इलेक्ट्रिक के जैसी लगती है. इनफैक्ट फ्रंट जो है वो बहुत सारी टाटा की जो न्यू एज कार्स हैं उनकी जैसा लगता है. इट डजंट डिफरेंशिएट. और मुझे लगता है कि अगर आप देखिए सस्ती गाड़ी ले रहे हो तो आपके लिए अच्छा है कि बड़ी गाड़ी के अंदर भी सेम ही लुक आता है. बट अगर आप महंगी गाड़ी खरीद रहे हो या फिर एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी खरीद रहे हो, देन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग सम डिफरेंशिएटिंग थिंग्स, या एक्स फैक्टर होना चाहिए डिज़ाइन में, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए. वो ये डेफिनेटली फ्रंट से तो मिस करती है. बट जहाँ से मिस नहीं करती है वो है इसका कूपे शेप डिज़ाइन. इट्स कॉल्ड कूपे SUV है, SUV कूपे. 18 इंच कलॉ व्हील्स हैं, 215, 55, 18 है. इससे नीचे वाले वर्जन्स जाते हो, मतलब शुरू के दो अगर जाओगे तो आपको 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे और व्हील कैप मिलेगा. उसके बाद में उसके ऊपर वाले जो 3 ट्रिम लेवल्स हैं उनके अंदर आपको 17 इंच के मिलेंगे और टॉप एंड के अंदर आपको 18 इंच का मिलेगा. राइड क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है? जनरली इट्स कंसिडर्ड कि अगर छोटा टायर साइज है 17 इंच का जो है वो ज़्यादा बेहतर राइड क्वालिटी देगा. क्या ये भी देगा? अभी परफॉर्मेंस में बात करेंगे, बट 17 इंच का भी हम चला नहीं रहे हैं. आप जो बोलेंगे कि भैया रियल SUV है, देखो रियल SUVs तो वो एक ज़माने में बॉडी ऑन फ्रेम SUVs ही होती थी, आज भी मिलती है कई सारी गाड़ियाँ. ये सारी की सारी फ्रंट व्हील ड्राइव SUVs हैं. इसके साथ में अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता है. डीजल अगर आप ले रहे हो तो साथ में DCA आता है, तो ट्रेडिशनल DCT से अलग है. कितना डिफरेंस है अभी बात करते हैं, चलाने के लिए चलते हैं, बट उससे पहले इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस हैं या नहीं है. ऑलराइट, तो हम शुरुआत बैक सीट से करते हैं, बिकॉज बैक सीट वाज अ प्रॉब्लम इन द टाटा कर्व EV एज वेल. एंड सिंस प्लेटफॉर्म का साइज सेम है, चाहे दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म, वो बॉर्न EV प्लेटफॉर्म है, ये नेक्सॉन X1 जो है उसका रिवाइज्ड वर्जन आप बोल सकते हो, वो आपको दिया गया है. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट हैपनिंग, क्योंकि नेक्सॉन से मात्र 60 mm ज़्यादा इसका व्हील बेस है. लंबाई जो है वो 4.3 मीटर है और उसकी वजह से आपको बूट जो है 500 लीटर का मिल गया, जो कि बहुत बड़ा है. बट जब आप स्पेस की बात करते हो, दिस इज एडजस्टेड टू माई हाइट बाय द वे, एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन. 5'8" तक का बंदा इस पर बैठ सकता है. उसके बाद में 5'8", 5'10" तक का बंदा बैठ सकता है. पर अगर आप के मतलब को पैसेंजर्स लंबे हैं या पीछे बैठने वाले लोग लंबे हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी. अब ये वाली सीट जो है वो लगभग 5'11" के हिसाब से एडजस्टेड है, देख सकते हो आप डिफरेंस. ये वाली थोड़ी आगे है, ये वाली थोड़ी पीछे है. नी रूम मेरी जैसी हाइट के भी, मतलब मैं 5'6" का हूँ, बहुत लंबा नहीं हूँ, एवरेज इंडियन हाइट है. उसके बाद भी मेरा नी जो है, अगर मैं ऐसे बैठ रहा हूँ तो ऐसा मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. थाई सपोर्ट जो है वो ठीक है. अगर मैं थोड़ा पीछे होकर अपराइट होकर बैठूंगा तो अपराइट होकर बैठने में देखिए एक दिक्कत होती है कि हेडरूम जो है अब मेरा ख़त्म हो जाता है. it's absolutely gone, it's not there, the headroom is not there. तो मैं अपराइट होके नहीं बैठ सकता. ये सीट ऑफ कोर्स 2 स्टेप में पीछे एडजस्ट हो जाती है हल्की सी, जो मैंने अभी कर ली है.
तो मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बट देन मेरा थाई सपोर्ट जो है वो चला जाता है। तो पॉइंट वही है कि अपराइट मैं नहीं बैठ सकता, आप बहुत लंबे होंगे तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा क्रंच है, स्पेस का थोड़ा बेटर मैनेज किया जा सकता था। ऑल्सो विड्थ जो है गाड़ी की बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्सॉन में अगर 2.5-3 लोग आ जाते हैं तो इसके अंदर भी वही 2.5-3 लोग आ पाएंगे, क्योंकि विड्थ के मामले में बहुत ज़्यादा काम मेरे को यहाँ पे लग नहीं रहा है। 2 लोग बैठेंगे ज़्यादा सुखी रहेंगे। कप होल्डर्स जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं, AC वेंट्स जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं, एक टाइप A का चार्जर है, एक टाइप C का चार्जर है। सो यू हैव टन्स ऑफ स्टफ। और जो कलर कॉम्बिनेशन है बर्गंडी कलर है, ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है, देखने में एक्चुअली अच्छा लग रहा है। और ईवी के साथ में अलग कॉम्बिनेशंस करते हैं और यहाँ पे अलग करते हैं, तो वो चीज़ है। एक चीज़, ग्लास एरिया जो है वो एक्चुअली डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ कूपे एसयूवी, तो अच्छा खासा ओपन अप किया है, तो ऐसा क्रैम्प जैसा नहीं लग रहा है। तो ये होगी रेयर सीट का हाल। अच्छी बात, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर एवरीबडी, चाहे आप मिडिल पैसेंजर हो चाहे साइड पैसेंजर हो, सबके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है। और ये आपके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। हालांकि मिडिल जो पैसेंजर है उसके लिए वो भी नहीं दिया गया है। अभी जो AC वेंट्स के लिए जो ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है, एक्चुअली इट्स नॉट ऑफ अ नाइस क्वालिटी। और हमने देखा है कि थोड़े बहुत लूज़ भी हो जाते हैं बारिश के थोड़े टाइम में, तो आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर। बाकी यहाँ पे ऑफकोर्स 5 वोल्ट का 2.4 एम्पियर का आपको टाइप A और टाइप C 3 एम्पियर का, ये थोड़ा फास्ट चार्जर है, ये थोड़ा स्लो चार्जर है। फ्रंट सीट जो है उसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है। फ्रंट पैसेंजर को पैसेंजर को नहीं मिलता, वहाँ पे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। वेंटिलेट सीट्स का जो बटन है टिपिकली यहाँ पे है। आई थिंक पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे कर देते, बट दिस इज़ अ नाइस पोजीशन टू हैव योर वेंटिलेट सीट्स। ड्राइवर का हाथ सीधे तौर पे यहाँ पे जाता है, आप एडजस्ट अच्छे से कर सकते हो। जो एडजस्ट नहीं कर सकते वो ये है, मतलब सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया है। जो स्टीयरिंग व्हील है एक्चुअली वो हैरियर सफारी वाली ही है। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स अलग है, बर्गंडी कलर का किया गया है। 4 स्पोक इसको ये बोलते हैं, और ये बहुत गंदा होता है, इसका बीच वाला जो पोर्शन है जो लिट अप होता है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश और इस तरीके के कलर्स यूज़ किए हैं जो ग्लॉसी हैं। वो पैनल्स भी जो हैं वो ग्लॉसी हैं, जिसकी वजह से गंदगी बहुत अट्रैक्ट करता है। ऑलरेडी बहुत सारी गंदगी इस पर अट्रैक्ट हो गई है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और मोड्स हैं, 3 डिफरेंट मोड्स हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट। जब चलाएंगे तब बताएंगे कैसा परफॉर्म करते हैं, बट ये चीज़ें इसमें दी गई है। क्वालिटी लेवल्स कुछ जगह पर अभी भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था। देखिए चूंचा की आवाज़ें हल्की हल्की ऑलरेडी इसके अंदर आ रही है। फिनिशिंग कुछ जगहों पर थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट देन दिस इज स्टिल देयर मोस्ट इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट जो हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है। अब सीट्स ओवरऑल बात करूं तो एक्चुअली सीट्स आपको बहुत अलग लगेगी नहीं। आप नेक्सॉन में बैठिए और एक बार इसमें बैठिए, सीट्स एग्जैक्टली सेम है। आई थिंक कुशनिंग लेवल का भी मुझे लगता है कि सेम ही है, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम बैठा तो मुझे एकदम सेम फीलिंग आई थी। इनफैक्ट नेक्सॉन के अंदर पीछे वाली सीट पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं फील करते हो। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो थोड़ी सी अलग दिखती है और बड़ा बूट है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। 360 डिग्री कैमरा सिंस ऑन हो ही गया, तो आपको क्वालिटी के बारे में बताऊँ कि दिन में हो तो दिन में एक्चुअली बहुत अच्छी है, पर जैसे ही थोड़ा डार्क होता है द क्वालिटी इज इन दैट ग्रेट। What is great is the JBL music system, 9 speaker system है। I can straight away say this is better than your Koreans, this is better than your Japanese, this is fantastic, it's great to listen to। एक जो चीज़ जो इन्होंने किल की है वो म्यूजिक सिस्टम के मामले में किल की है। वन थिंग दैट आई डोंट लाइक, नो मैटर व्हाट द मैन्युफैक्चरर से, कि मिनिमलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, इज रिमूवल ऑफ फिजिकल बटन्स। 2 फिजिकल बटन इसके अंदर, टेम्परेचर वाला और स्पीड वाला। उसके अलावा एवरीथिंग इज गॉड डैम अ टच बटन। और ये टच बटन्स की जो रिलायबिलिटी रही है वो हमने देखा ही है। आपको अगर बूट भी एक्सेस करना हो, ये हिल डिसेंट वाला, फॉग लैम्प वाला, 360 वाला, एवरीथिंग इज़ अ टच। और कभी कभी क्या होता है, मैं ये एडजस्ट कर रहा होता हूँ, AC बंद हो जाता है। आज बहुत बार हुआ है कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और आपकी उंगली लग जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। वाई डू यू हैव टू गो ऑल मिनिमलिस्ट? ऑनेस्टली आई थिंक यू कुड डू मच बेटर। अभी देखा हमने अल्काजार के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ किया है, यहाँ पर भी ये चीज़ कर दिया है। एवरी मैन्युफैक्चरर इज गोइंग दैट वे एंड विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट अप्रिशिएट। एक और चीज़, ये जो यहाँ पे ना आपके लिए एक टाइप A दिया है, टाइप C दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत अंदर है, तो ईजी नहीं है यहाँ पे कुछ भी लगाना है एक्चुअली। और फिर रखने के लिए ज़्यादा जगह भी नहीं है यहाँ पे आपको, तो आप रखोगे कहाँ? सो इट्स बेटर दैट यू यूज़ द वायरलेस चार्जर। बट अगर किसी को ये भी यूज़ करना हो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम लिटिल बिट। और वो गंदगी की बात कर रहा था मैं, देखिए यहाँ पर भी बहुत गंदगी आ गई है ऑलरेडी, और इस पे तो है ही, काफ़ी गंदगी ऑलरेडी है। आज अभी तक कोई भी स्क्रीन मेरी लैग नहीं हुई है, और ADAS लेवल 2 के कुछ फीचर्स काम नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि प्री प्रोडक्शन है तो कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही। लेन की बस इसमें बंद नहीं कर सकता, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो इन्होंने बोला है कि जब प्रोडक्शन में जनता के पास में जाएगी तब तक आ जाएगी। आई होप दे फिक्स इट, बट नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव द व्हीकल। ऑलराइट, तो टाटा कर्व डीजल
और टाटा की इन जनरल जो सबसे ख़ास बात है वो है ख़राब रास्तों पे इसकी परफॉर्मेंस। तो हम सोचे कि भैया ख़राब रास्ते पे ही चल लेते हैं, तो इधर से थोड़ा ख़राब रास्ता आता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है अभी तक परेशान नहीं किया है, गाड़ी कहीं पे टच नहीं हुई है, ठीक ठाक ऊपर नीचे हमने किया है। तो अगर ऐसे रोड्स आते हैं वहाँ पर आपको टाटा की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो नज़र आती है, दैट इज़ देयर सस्पेंशन, द राइड क्वालिटी दैट दे डू। नो मैटर सेगमेंट कौन सा है, नो मैटर गाड़ी कौन सी है, ग्राउंड क्लियरेंस किसी में है या नहीं है, पर अगर फ्रेंच को कोई ढंग से कंपटीशन दे सकता है, मुझे याद है मैं बसॉल्ट को एग्जैक्ट सेम जगह पे लेकर आया था, कोई स्ट्रगल उसने नहीं किया था, और ये भी कहीं से भी कोई भी स्ट्रगल करने के मूड में है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मोटी बात ये है कि फ्रेंच लोगों को अगर कोई कंपटीशन दे सकता है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, इफ यू आर गोइंग ऑन सम रियली बैड पैचेस, मैं नहीं बोलूँगा आप ऑफ रोडिंग करने चले जाओ, भैया ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ियाँ बनी नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हैं। कुछ महानुभाव आपको बताएंगे कि भैया हमने ऑफ रोडिंग कर दी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी से, तो पहले तो उनको तुरंत उन महानुभावों को अपने से दूर रखिए। आपकी जो टाइमलाइन है यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की, उसको शुद्ध रखिए, एकदम पवित्र रखिए। ये क्यों चले जा रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है तेरे भाई? एक तो वो एडास आने के बाद में थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं ये सब, हर सेंसर जरा सी जगह जाओ तुरंत खोल देता है। नाउ सी दीज आर सम डिफिकल्ट रोड्स टू बी ऑनेस्ट, मतलब फॉर अ रेगुलर कार। नहीं बोलूँ, ऐसे नहीं बोलूँ करनी भाई, कर तो रही है गाड़ी, बट डिफिकल्ट रोड है। सस्पेंशंस जो कई कंपनियों के होते हैं जर्मन उन पर भरोसा नहीं कर सकते हो, बट ये गाड़ी इज डूइंग इट सो रियली वेल ऑनेस्टली। यू जस्ट डोंट थिंक ट्वाइस कि क्या दिक्कत है। और थोड़ी स्पीड भी अगर करूँगा मैं ऐसे रास्तों पे, तो मेरे पीछे जो बंदे बैठे हैं वीर भैया, वो थोड़े से अनसेटलिंग हो सकते हैं, पर गाड़ी एज सच मुझे तो अनसेटलिंग नहीं लग रही है। दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब इन दैट सेंस, दैट्स वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। अनदर थिंग जो सस्पेंशंस ही काम करते हैं वो है कि हैंडलिंग जो है इस गाड़ी की वो एक्चुअली अच्छी है। इफ यू आर टेकिंग अ शार्प टर्न, वीर बी केयरफुल। इफ आई एम टेकिंग अ शार्प टर्न something like this sticks to its lines, which is nice. You hardly see so many cars do that, especially in the mid size or front wheel drive SUV space, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, but this one sticks to its lines really well. The weight of the steering is really well. एक चीज़, लेन के असिस्ट एक्चुअली बंद नहीं किया तो वो थोड़ा वेट ऑटोमेटिकली लेन कीप वाला भी आ जा रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही वेट फील करवा रही है। मैं भी डिसेबल नहीं कर सकता, बट मोटे मोटे तौर पर इनकी सभी गाड़ियों में हैंडलिंग इज़ वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट्स, और ये यहाँ पर भी मेंटेन्ड है। जस्ट ब्रिलियंट इट इज। जिस चीज़ में मज़ा नहीं आता है वो है इसका डुअल क्लच ऑटोमेटिक। अब देखिए, ये जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक है ये आपके ट्रेडिशनल DCT से अलग है। इसमें कंपोनेंट्स भी कम होते हैं। बेसिकली एक प्लानिटरी गियर सेट लगाया गया है जिसके अंदर एक क्लच आता है, ऐसे करके डुअल क्लच ऑटोमेटिक हो गए हैं। जो क्लच प्लेट है वो वेट क्लचेज यूज़ किए हैं, विच इज़ नाइस हमारी कंडीशंस के हिसाब से, बट it doesn't feel as fast as some of its rivals, especially सीधे तौर पे कोरियंस और जर्मन्स की बात करोगे, they offer much superior this thing. Also उनका इंजन भी जो है वो बेटर है, बट डीजल के साथ में डुअल ऑटोमेटिक जो है, मतलब जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक है वो कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था। These guys are offering dual clutch automatic with this one. I remember पहले Škoda Rapid में DSG आता था, और आई थिंक वेंटो में भी DSG आता था, मतलब जर्मन्स ऑफर करते थे। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इट वाज। अनफॉर्चुनेटली अब वो ज़्यादा हमारे बीच में नहीं रहे हैं, रेस्ट इन पीस, मतलब डीजल DSGs, बट एक डीजल DCA आ गया है। बट डेफिनेटली DCT से आप इसको कंपेयर ना करें, DCT इज स्टिल बेटर, डिस्पाइट द फैक्ट कि जर्मन्स और कोरियंस ने अपने DCTs को डाइल्यूट किया है। वो उतने फास्ट नहीं है जो प्रीवियस जनरेशन डुअल क्लच ऑटोमेटिक्स फील होते थे। उन्होंने ऑफ कोर्स इसी वजह से किया है कि थोड़ी रिलायबिलिटी आ जाए। इसके साथ में रिलायबिलिटी इशू आता है या नहीं आता है, आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं चला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तब तो मतलब इतनी जल्दी तो मैं बता भी नहीं सकता, बट ये आपको क्लियरली फील हो जाएगा। कभी कभी ये जर्की फील होगा, इट डजंट फील एज स्मूथ एज इवन सम ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर्स, टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली अगर आप स्टीप इंक्लाइन वगैरह पे हो या डिक्लाइन आप कर रहे हो, मतलब नीचे आ रहे हो, तो उस वक्त ये थोड़ा सा और ज़्यादा कन्फ्यूज ही होता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है इसकी चलती रहती है, पर वंस यू आर ऑन द मूव तो फिर दिक्कत नहीं आती है। इंजन जो है इसका, ये इट्स अ पोटेंट इंजन, इट्स डेफिनेटली, मतलब जो सबसे रिलायबल इंजन टाटा के लाइनअप में पूरा है वो यही इंजन है। एंड आई थिंक इट्स डूइंग इट्स जॉब रियली वेल हियर एज वेल। अब देखिए, मैंने स्लो किया और ये
अभी इसका जो आरपीएम है वो कहीं और ऊपर ही घूम रहा था, स्पीड कम हो गई, आरपीएम ऊपर ही घूम रहा है। यूजुअली सीवीटीज में ऐसा होता है, बट ये यहाँ पे क्यों हुआ आई डोंट नो। तो एक तो रिफाइनमेंट उतना ज़्यादा नहीं है ट्रांसमिशन का भी, ट्रांसमिशन यूजुअली हेल्प्स एन इंजन कि वो ज़्यादा अच्छा करें, बट यहाँ पर वो दिक्कत इसके अंदर आपको फील होती है। बट येस, गुड दैट वी हैव अ डुअल क्लच ऑटोमेटिक विद द डीजल। वेदर यू शुड बाय और नॉट, ऑनेस्टली अगर मुझे पर्सनली खरीदनी हो मैं जाके सीधा मैनुअल ले लूँगा, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी चीज़ है और कहीं कोई दिक्कत मैनुअल में आती नहीं है। यू हैव डिफरेंट मोड्स हियर, यू हैव अ स्पोर्ट मोड, जैसे पहले देते हैं इको मोड है और स्पोर्ट मोड है। एक्चुअली आप सिटी मोड में और इको मोड में ऑलमोस्ट सेम ही फ्यूल एफिशिएंसी निकालोगे। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँगा नहीं, बिकॉज ये माइलेज रन है नहीं और उसके लिए आपको बहुत लंबा चलाना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर वो लंबा चलाने का मौका हमें मिला नहीं है, ऑल्दो मैं बहुत अच्छा खासा लंबा चला चुका हूँ, बट फ्यूल एफिशिएंसी रन के लिए आपको एटलीस्ट आधा टैंक खाली करना पड़ता है या 250-300 किलोमीटर चलाना पड़ता है, विच वी हैवंट बीन एबल टू डू। तो ये बात है। स्पोर्ट मोड में थोड़ी सी ज़्यादा स्पिरिटेड ऑफकोर्स आपको लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि सस्पेंशन की सेटिंग में कोई चेंज होता है या स्टीयरिंग में कोई चेंज होता है, स्टीयरिंग रिमेन्स द सेम, इट्स जस्ट थोड़ा बहुत आपको हायर आरपीएम पे रखेगी। और वैसे भी डीजल है, स्टॉकी इन नेचर, तो बाकी मोड्स में भी उतनी मेजर कमी आपको नहीं लगेगी। आई लाइक दिस इंजन टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉइजी, इट्स नॉट द मोस्ट रिफाइंड डीजल इंजन फॉर श्योर, बट या इट डज इट्स जॉब वेल। बस थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट लेवल पे काम हो जाए और एक प्रॉपर ढंग का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स हु स्टॉपिंग देम फ्रॉम सोर्सिंग इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या बाकी कंपनी से, ऑलरेडी ये लोग हैरियर में करते ही हैं, एक प्रॉपर ऑटोमेटिक इन्होंने लिया हुआ है, यहाँ पे भी कर दो, क्या दिक्कत है। दे आर सेइंग दैट इट इज़ दिस पर्टिकुलर DCA इज नॉट द सिमिलर जो आपने अल्ट्रॉज में देखा था। ये एक बिगर यूनिट है, ज़्यादा बेहतर यूनिट है और थोड़ी बेहतर आपको फील होगी भी। वो वाला तो बहुत ही ज़्यादा सुपर कन्फ्यूज था, ये वाला कंपैरेटिवली लेस कन्फ्यूज्ड है, ज़्यादा बेटर स्पीड्स में आपकी हेल्प करता है। वो वाला तो हमेशा कंफ्यूज ही रहता था और वो टर्बो लैग भी इतना ज़्यादा था उसके पेट्रोल इंजन में, जिसकी वजह से और दिक्कत होती है। यहाँ पे डीजल एटलीस्ट क्योंकि टॉर्की है और लो आरपीएम पे आपके पास में ढंगी टॉर्क आ जाती है, तो उसकी कमी डेफिनेटली पूरी करता है। बट देन इट इज स्टिल नॉट द फाइनेस्ट ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस दैट यू सी इन द कंट्री। सो या दैट्स दैट। अब जाके टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन चलाते हैं GDI, जिसका बहुत हल्ला काटा हुआ है। ऑलराइट, तो अब मौका है टाटा का ब्रांड न्यू 1.2 लीटर 3 सिलेंडर GDI इंजन चलाने का। दैट्स राइट, सेगमेंट में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर GDI इंजन आपको मिलते हैं और काफ़ी पावरफुल भी हैं, बट दे हैव गॉन विद द 1.2 लीटर 3 सिलेंडर सेटअप जो इनके पास ऑलरेडी था, बट इन्होंने बोला कि इस बार ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बनाया है। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं, द ब्लॉक ऑफ द इंजन इज द सेम, बोर स्ट्रोक रेशियो है वो भी इंजन्स का सेम है, बट दे डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ में गए हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनाया। सो टेक्निकली आप बोल सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग इंजन है जो नॉन GDI वाला है उसी को इन्होंने थोड़ा रीवर्क किया है और उसे एक नए तौर पे पेश किया है। नाउ हाउ डज इट परफॉर्म, लेट्स सी। अभी तक मैं 7 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और फ्यूल एफिशिएंसी टू बी ऑनेस्ट विद AC ऑन इज़ प्रीटी बैड। 10 kmpl फ्यूल एफिशिएंसी मुझे दिखा रहा है, हैजार्ड लैम्प में ऑफ कर देता हूँ। 10 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, इनफैक्ट अब 9.8 kmpl हो गई है। तो जो एक बड़ी कमी थी फ्यूल एफिशिएंसी वाली इनके नॉन GDI 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन में, उसमें कमी थी कि फ्यूल एफिशिएंसी देता नहीं है वो और स्ट्रगल भी करता है पावर डिलीवरी के टाइम पर भी। क्या इन दोनों में से कोई चीज़ सॉल्व हुई है? पहली बात, फ्यूल एफिशिएंसी तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं हुई है। मैंने बहुत आराम से चलाया है इस गाड़ी को, मतलब मोस्टली अब देखो 4th गियर में हूँ मैं, आई एम डूइंग अबाउट 50 kmph, 48, 50, आई एम डूइंग रियली स्लो स्पीड्स और गियर चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंटली। उसके बाद ही फ्यूल एफिशिएंसी इज़ अबाउट 9-10, तो आप उतनी उम्मीद करो कि बहुत ही आराम से चला लोगे तो भी आप शायद 11-12 कभी पहुँच जाओ तो पहुँच जाओ। तो एक वो पर्पस तो डिफीट हो गया। दूसरी जो उसकी कमी थी वो ये थी कि उसकी पावर डिलीवरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, स्पेशली लोअर डाउन दी आरपीएम, जो जनरली टर्बोचार्ज इंजन्स की एक कुख्यात बात है कि जब तक टर्बो स्पूल अप होना शुरू नहीं होता है एक सर्टेन आरपीएम के बाद ही आपका टर्बो स्पूल अप होता है और आपको पावर जो है थोड़ी सी बेहतर लगने लगती है। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप शहर में इस गाड़ी को चला रहे हो या स्लो स्पीड्स पे लोअर आरपीएम्स पे चला रहे हो तो ये उतना स्ट्रगल नहीं करती है। इट फील्स बेटर इन स्लो स्पीड्स फॉर श्योर।
नॉन GDI वाला अभी भी बहुत स्ट्रगल करता है. दिस वन इन दैट सेंस इज मच मच बेटर टू बी ऑनेस्ट. पर प्रॉब्लम होती है व्हेन यू स्टार्ट पुशिंग इट. आई एम ट्राइंग टू पुश इट, आई एम इन द थर्ड गियर ओनली. देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे फ्लैट हो जाता है ऑलमोस्ट. मतलब उतनी ज़्यादा पंच आपको फील नहीं होती है इस गाड़ी के अंदर. मतलब स्लो स्पीड्स पर जहाँ पर इन्होंने इसको थोड़ा सा ढंग का किया है, पर जब आप हायर RPMs पे होते हो तो एक बैंड है लगभग 1000 RPM के आसपास का, 800-1000 RPM के आसपास का, जहाँ पर बहुत फ्लैट फील होता है. पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ऐसा मज़ेदार फील नहीं होता है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, जो कि नॉन GDI वर्जन में भी ऐसा ही लगता है. तो काफ़ी सिमिलर एट्रीब्यूट है इन दैट सेंस कि मिड रेंज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपको चाहिए एक सर्टेन RPM के बाद में. ऑफ कोर्स once I cross say about 3500 RPM, I have the pickup, I can just push it. But between your say about 2500 RPM to 3500 RPM या फिर 3200 RPM तक, 700 से लेकर 1000 RPM का जो रेंज है वो वाला, उसमें इट्स नॉट दैट एंगेजिंग टू बी ऑनेस्ट. मतलब वो जो पावर चाहिए होती है कि बिल्डअप चाहिए होता है, वहाँ पर ही थोड़ा लूज आउट करता है. और फिर पावर वापस से बिल्डअप होती है एट अराउंड 3500 RPM. आई थिंक पीक पावर भी जो है इसकी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट कम्स एट अबाउट 5000 RPM. तो वो चीज़ है विच यू कैन डेफिनेटली फील हियर एज वेल. मिड जो इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि मिड में अगर आपने बहुत अच्छे से ट्यून किया है तो दो चीज़ें होती हैं. वन, यू एंजॉय द ड्राइव, एंड इवन इफ यू आर नॉट somebody जिसको पुश करना पसंद है इंजन को, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर निकलती है क्योंकि मिड में ही आप चलाते हो. ऐसा नहीं होगा कि आप लोअर RPMs पे चलाते रहो या हायर RPMs पे चलाते रहो. इट्स द मिड RPMs जहाँ पर बोलते हैं कि आपकी असली एफिशिएंसी भी निकलेगी और परफॉर्मेंस भी निकलेगी. एक और चीज़ जो मुझे अलग लग रही है, इसका स्टीयरिंग जो है ना, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे डीजल से. नाउ फॉर माई लाइकिंग आई प्रेफर समथिंग लाइक दिस. डीजल वाला कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है. पर एक चीज़, सिंस इट्स अ मैनुअल एंड वी डोंट हैव एन ऑटोमेटिक, तो क्लच एक्शन जो है ना, अभी भी काफ़ी ट्रैवल बहुत करना पड़ता है. आपका क्लच एक्शन जो है ना, मतलब ये क्लच का ट्रैवल, इट इज़ अ बिट टू मच आई बिलीव. और हमने देखा है टाटा की कार्स के अंदर कि क्लच ट्रैवल एक प्रॉब्लम होती है, फिर थोड़े दिनों बाद इतना भारी हो जाता है कि उसको चलाना मुश्किल हो जाता है. तो जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाओगे, वन इज द क्लच ट्रैवल, द सेकेंड द वेट ऑफ इट. अभी भी वेट है, पर टाइम के साथ में और ज़्यादा भारी हो जाता है. आई होप इट डजंट हैपन टू दिस कार. आई विश दे फिक्स्ड इट. बट जनरली हैरियर में, सफारी में हम ये चीज़ें देखते हैं कि भारी हो जाता है क्लच. गियर बॉक्स इज ऑल राइट. आई एम नॉट गोइंग टू से दिस इज वन ऑफ द स्मूदेस्ट दैट आई हैव ड्रिवन. There are smoother gearboxes in this segment. Koreans offer smoother, Japanese offer smoother. In fact, Germans भी इससे ज़्यादा स्मूथ देते हैं. थोड़ा नॉची सी फील तो इस gearbox में है. Refinement levels भी पुराने वाले से ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहे हैं, मतलब नॉन GDI से बेहतर लग रहे हैं. But they still need to catch up. वो टिपिकल 3 सिलेंडर वाला जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होता है. जैसे कि अभी मैं एक सर्टेन, मतलब आई एम नॉट डूइंग मच RPM टू बी ऑनेस्ट. आई एम डूइंग अबाउट 2000 RPM, डूइंग 80 kmph. और अभी भी आई कैन फील दैट वाइब्रेशन ऑनेस्टली. तो वो चीज़ है. इंसुलेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इंसुलेशन वाइज. बाहर से आप काफ़ी कट ऑफ हो जा रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है. बट वाइब्रेशन जो इनहेरेंट 3 सिलेंडर इंजन के आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, और वो इसके अंदर भी आ रहे हैं. बाकी क्या बचा, देखिए ब्रेकिंग ड्यूटीज़ वगैरह में कोई दिक्कत पहले भी मुझे नहीं लगती थी. मतलब इनकी किसी भी गाड़ी में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है ब्रेकिंग वाइज. इसमें भी कोई मेजर दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है. अब देखिए, मैंने थोड़ा बहुत हाईवे की तरफ लेकर आया तो मेरी फ्यूल एफिशिएंसी करीब 11 kmpl टच कर गई है, अराउंड 11 kmpl, which gives me confidence कि आप हाईवे पे 13-14 kmpl तक पहुंच जाओगे. बट अगर आप शहर प्लस हाईवे मिक्स करोगे तो आई थिंक आप वो 9-10 के फिगर के आसपास ही आप रहने वाले हो, विच इज़न्ट अ लॉट. स्पेशली यू एक्सपेक्ट, देखिए एमिशन नॉर्म्स के लिए आपने एक सिलेंडर कम कर दिया, आपने छोटा साइज़ का इंजन यूज़ किया, कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपने एग्जिस्टिंग जो इंजन का जो ब्लॉक है, सेम बोर स्टॉक रेशियो आपने यूज़ कर लिया. ठीक है, गुड फॉर यू. बट देन एक चीज़ आप उम्मीद करते हो कि या तो एकदम ब्रूट परफॉर्मेंस आपको मिले तो आप आप संतुष्ट हो जाते हो कि भाई हाँ ठीक है, एक सर्टेन तरीके के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे जिनको परफॉर्मेंस चाहिए.
बट आपने वो भी पूरी तरीके से अचीव नहीं किया है. इनफैक्ट देयर आर बेटर इंजन्स लाइक आई सेड, वो भी अचीव नहीं किया है, ना एफिशिएंसी अचीव की है. सो इट्स समवेयर इन द मिडल टू बी ऑनेस्ट. तो मेरा पिक अगर होगा तो आई वुड स्टिल पिक यू नो द डीजल. एटलीस्ट मुझे फ्यूल एफिशिएंसी देगा अच्छी, और यू नो वो इंजन, क्योंकि हमने बहुत सारी कार्स में देखा है बहुत टाइम तक, और सबसे कम शिकायत वाला इंजन रहा है वो टाटा मोटर्स का. बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज एक्चुअली जहाँ से बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है. मतलब चाहे मैं डीजल और पेट्रोल दोनों की कॉमन बात कर रहा हूँ अभी. विजिबिलिटी वाइज यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आ रही. सिर्फ एक दिक्कत जो है वो है कि IRVM से विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है. वो स्लोपिंग रूफ की वजह से ड्रॉप जो होता है आपका SUV कूपे में या कूपे SUVs में, वो आपको यहाँ पर भी फील होता है. अदरवाइज यू हैव बिग ORVMs, यू नो बिग ग्लास एरिया ऑन द साइड, विंड स्क्रीन, आपकी बोनेट की पोजीशन, यू कैन क्लियरली सी द एज ऑफ द बोनेट. ऑल्सो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हो. सो दैट वे दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब राइट हैंडलिंग, जो डीजल में भी खास बात है यहाँ पे भी खास बात है. बट आई विश एक ऑटोमेटिक, ढंग का ऑटोमेटिक एंड नॉट द DCA वी वांट फ्रॉम द कंपनी, बोथ फॉर पेट्रोल एंड डीजल. मतलब वो DCA ठीक है, कॉस्ट कटिंग मेजर से अच्छा है, आपको प्राइस अच्छी रखने में मदद कर सकता है, बट एक्सपीरियंस वाइज यू नो आपको अभी भी वो थोड़ी उम्मीद है कि दे विल डू बेटर. ऑलराइट, तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चला ली है, जिसमें डीजल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा था. इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 50 किलोमीटर के आसपास का है. बट पॉइंट ये है कि मुझे इनके GDI इंजन से उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी, और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ. वो इसलिए क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इनका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है उसके बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वाइज सेम है. जैसे मैंने बोला कि लोअर डाउन दी RPM थोड़ा सा बेहतर हुआ है, बट देन इट डजंट वाओ यू, इट डजंट एक्साइट यू कि आप जाइए और लीजिए. अभी भी मेरे लिए ज़्यादा सेंसिबल इनका डीजल इंजन ही है, जिसमें DCA भी आता है. अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है, मैनुअल लेना है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. बट ओवरऑल प्राइसिंग जो है काफ़ी एग्रेसिव ये रख पाए हैं, चाहे फिर वो EV की बात हो कर्व, या फिर इसके पेट्रोल या डीजल इंजन की बात हो. इनको काफ़ी एग्रेसिव ये लोग रख पाए हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ बायर जो नेक्सॉन की तरफ जा रहे थे. बट प्राइस डिफरेंस क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो वो जाएंगे. बट अगर आप नेक्सॉन के एग्जिस्टिंग बायर और आपको लगता है कि यार क्या मैंने गलती तो नहीं करी थी नेक्सॉन खरीद के, जी नहीं, बिल्कुल नहीं. कंफर्ट के मामले में एक्चुअली दोनों बराबर है. अगर बड़ा बूट चाहिए आपको और इस तरीके की स्टाइलिंग पसंद है ये कूपे SUV वाली, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो. बट या एक चीज़ जो मैं मानने को तैयार हूँ वो ये कि इनका सबसे इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट है ये इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी. और इलेक्ट्रॉनिक्स इशू आज मेरे को पूरे दिन नहीं आया. अभी तक मैंने जितनी भी मीटर ड्राइव्स में हिस्सा लिया है उसमें कुछ का कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इशू डेफिनेटली आते हैं. तो ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.